guys, this is probably the last time I am telling you about any strategy or anything related to the IP MAT exam. लेकिन हाँ, हम मिलते रहेंगे for PI and everything. But I am so thrilled about your exam right now because I have seen your journey and I am very proud of each of you. I know I love you and you love me and I am always there for you. Hey guys, I am Chia, your IP MAT coach, and today I am going to tell you for the last time the checklist that you must know ताकि तुम ये समझ पाओ कि तुम रेडी हो कि नहीं IP MAT के लिए, और अगर कुछ छूट गया है तो उसको कैसे कवर करना है, क्या करना है, कुछ रिवीजन के लिए छूट गया है तो उसको कवर करना है कि नहीं करना है. इसलिए आज मैंने सोचा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू नो, और इसलिए मैंने रात को रिकॉर्ड किया और इतनी रात को डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है तुम सारे जगे हुए हो, क्योंकि एंजाइटी तुम्हें सोने नहीं देगी. सबसे पहली बात है कि एक चीज तो मैं क्लियर कर रही हूँ, इस चेकलिस्ट में अगर तुमको ऐसा दिखता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो तुमने कवर नहीं किया है और वो एकदम ही अननोन टॉपिक है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें उसे कवर नहीं करना है. डोंट फोकस ऑन व्हाट यू हैवंट कवर्ड, फोकस ऑन व्हाट यू आर स्ट्रांग इन, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि तुम कुछ भी कवर कर पाओगे. अगर तुम कवर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है पुराना कुछ भूल जाओ. दिस इज जस्ट अ चेकलिस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि चलो इतना तो मेरा हो गया है. सेकेंड, कंप्लीट आपको टॉपिक की चेकलिस्ट मिल जाएगी फॉर क्वांट, वर्बल, आरसी, तीनों चीजों के लिए. द लास्ट इज कि कितने मॉक एग्जाम्स आपने लिए हुए होने चाहिए, मॉक टेस्ट आपने कितने लिए होने चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सको. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑलरेडी. फर्स्ट इज क्वांट्स. तो क्वांट्स में हमको मालूम है अरिथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमने देखा कि रोहतक में अरिथमेटिक्स ने बहुत ज्यादा प्ले किया रोल, क्योंकि आईपी मैट रोहतक का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो अरिथमेटिक्स से थे. दैट इज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस. ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना इसको रिवाइज करोगे उतना कम है. मैं अभी भी यही बोल रही हूं, अगर अभी भी आइडली बैठे हो तो एक पेज लो और उस पर लिख लो एंड उसको कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चलो, एक छोटी सी डायरी में लिख लो एंड बार बार उसको रिवाइज करते चलो ताकि तुमसे उस समय कोई गलती ना हो जाए. क्योंकि अगर इन 4 टॉपिक्स में या अरिथमेटिक के किसी भी टॉपिक में तुमसे कोई गलती होगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नॉट फील गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग द बेसिक. ठीक है. नेक्स्ट इज अलजेब्रा, जिसमें इक्वेशन, इनइक्वालिटीज एंड फंक्शंस आता है. अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अरिथमेटिक तो है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाए ही अरिथमेटिक के बेसिस पे जा सकते हैं. लेकिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अलजेब्रा, एंड अलजेब्रा को भी आप मिक्स नहीं कर सकते हो. आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप नहीं पढ़ रहे हो अलजेब्रा या आपने नहीं रिवाइज किया, क्योंकि अलजेब्रा इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग. अगर आप इसको मिस कर दोगे तो आपके लिए अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. लास्ट इज मॉडर्न मैथ, सेट थ्योरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी. ये भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जहां पे आप सच में मार्क्स गेन कर सकते हो. ठीक है. सेक्शनल कट ऑफ पक्के से आपका क्लियर होगा अगर आप मॉडर्न मैथ पे अच्छे से ध्यान दोगे. नंबर सिस्टम. अब देखो, नंबर सिस्टम मुझे मालूम है सबसे इजीएस्ट होता है, सबसे ज्यादा इजीएस्ट होता है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, मैं इतने सालों से आईपी मैट के लिए स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रही हूं एंड लिटरली हर बार स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं मैम नंबर सिस्टम चाहे कितना भी इजी होता हो, गलती भी हम सबसे ज्यादा उसी में करते हैं क्योंकि हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं या एक ना एक क्वेश्चन गलत हो जाता है. वो एक क्वेश्चन की गलती से वो एक थिन लाइन बनती है जिसमें आप अपना सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पाते हो. तो ये चारों ही, डिविजिबिलिटी रूल, HCF, LCM कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम, बेस सिस्टम, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो. अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये मतलब यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है ऑफ मैथ्स, एंड ये आप आराम से कर सकते हो. तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार रिवाइज कर लो. नेक्स्ट इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ट्राइंगल, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D फॉर्मूला, क्विक कैलकुलेशन. अब मेरे हिसाब से अगर तुम देखोगे तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि हर बच्चा
ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में अच्छा नहीं हो सकता है। इट्स इम्पॉसिबल कि जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं वो सारे के सारे इसमें अच्छे हैं। तो जो लोग अच्छे हैं, जो लोग का ये पार्ट स्ट्रांग है, यू हैव एन एज, यू कैन एक्चुअली डू वेरी वेल इन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड गेट एन एज अबव अदर्स। अब देखो, अब ये एज जो है वो तब नहीं मिलेगी जब तुम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत कर दोगे और ज्योमेट्री का सही कर दोगे, क्योंकि तुम्हें प्रोबेबिलिटी का भी सही करना पड़ेगा और ज्योमेट्री का भी सही करना पड़ेगा। तो सब चीजों को साथ में लेके चलने की कोशिश करो, इंक्लूसिविटी बढ़ाओ अपनी। ज्योमेट्री में अच्छे हो तो वो तुम्हारे लिए एज हो सकता है, लेकिन अगर तुम ज्योमेट्री में अच्छे हो और तुम ये सोचो ज्योमेट्री के बलबूते सब कुछ हो जाएगा, तो गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो। अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी वगैरह जो मॉडर्न मैथ्स में आता है एंड नंबर सिस्टम इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्विक फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा निर्भर करो। कोशिश करो कि तुमको जो भी ट्रिक्स जो तुम्हारे लिए काम करती हैं, ऐसी ट्रिक्स नहीं जो तुमको नहीं पता है, जो तुम्हारे लिए काम नहीं करती, तुमने कोशिश की यूज करने की लेकिन नहीं हो पाती है, उनको भूल जाओ। लेकिन जो ट्रिक्स तुम्हारे लिए काम करती हैं उनकी लिस्ट बनाओ और उनको अब भी रिवाइज करो, तुरंत रिवाइज करो, इस वीडियो को रोक के रिवाइज करो, फिर आगे देखना। फिर से आप मॉडर्न मैथ एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे आगे हैं। एजी, जीपी, एचपी फॉर्मूलाज आपको करना ही, प्रोग्रेशंस बहुत नेसेसरी है। प्रोग्रेशंस कम आते हैं, लेकिन अगेन हम तो एक एक मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं ना, एक एक मार्क्स से हमारा सेक्शनल कट ऑफ खराब हो सकता है, तो क्यों लेना इतना बड़ा रिस्क? कर लो। नहीं पसंद है, दिक्कत होती है, प्रोग्रेशन सोच के ही एंजाइटी होने लगती है, उस एंजाइटी को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज रिविजन या प्रैक्टिस। रिवीजन तो तुम छोड़ दो, रिवीजन छोड़ दो, तुम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से 2-3 क्वेश्चन सही होंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ इजी होते हैं, लेकिन इक्वली कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर तुमने कंफ्यूजन में पढ़ के इस इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो बहुत गिल्टी फील करोगे, और वो गिल्ट जो है ना वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है। इसीलिए हमको गिल्टी फील नहीं करना है बाद में। इसलिए अभी कुछ ना कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चन उठाओ और जल्दी से जाके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। वीडियो पॉज कर लो, इसके बाद में बात करना। अब तुमको क्या करना है कि स्पीड प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि स्पीड के क्वेश्चंस, स्पीड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि तुम डेटा इंटरप्रिटेशन को कितना जल्दी कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया, इट इज स्कोरिंग, इट इज इजी, इट इज कंफ्यूजिंग एंड इट्स टाइम टेकिंग। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि तुम डीआई की एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम एक टाइमर या स्टॉप वॉच लगा के करो, तब तुम क्या कर पाओगे, तुम ये समझ पाओगे कि तुमको किसी भी डीआई के क्वेश्चन को करने में कितना वक्त लग रहा है, तो वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुम्हें समझ में जाएगा तुम्हें कितना टाइम वेस्ट करना है किसी भी क्वेश्चन पे, इवन अगर वो तुम्हें नहीं बन रहा है। देखो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स से बहुत ज्यादा क्लोजर रहो, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मत छोड़ो। अगर तुम ज्योमेट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अरिथमेटिक में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उन दोनों को तो पक्का कर लो, ठीक है। वीक जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको प्रोग्रेशंस नहीं बनता है या तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है प्रोग्रेशंस, छोड़ दो, बिल्कुल मत जाओ उस पर, कोई जरूरत नहीं है उस पर जाने की। अगर तुमने नहीं किया है तो, अगर तुम कर चुके हो और रिवाइज करने से डर रहे हो तो फिर मैं बोलूंगी कि यार इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, जाके रिवाइज करो चुपचाप, या फिर 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को अपने दिल से लगा के रखो, जो अननोन टॉपिक्स हैं उनको लीव करने की कोशिश करो, अपने मन से निकालने की कोशिश करो कि कुछ नहीं होता, छोड़ो। अवॉइड अनटच्ड एडवांस चैप्टर्स। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, जो पढ़ना पड़ेगा बैठ के, मतलब तुमको 2-3 दिन लगेंगे पढ़ने के लिए, एडवांस चैप्टर है बहुत ज्यादा, उसमें मत फंसो, क्योंकि अगर तुम उसमें आज फंस गए तो तुम एग्जाम के दिन भी उसी क्वेश्चन में फंसोगे, तुम्हारा पूरा टाइम निकल जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीजें मत फंसो, जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो आरसी की प्रैक्टिस कर लो। देखो, आरसी की प्रैक्टिस दोनों शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो दोनों की प्रैक्टिस करो। #IPMAT मॉक टेस्ट सीरीज से तुम आराम से एक मॉक निकाल सकते हो और उससे ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज पैराग्राफ क्वेश्चंस, जैसे जंबल्स, कंप्लीशन या ऑड वन आउट, ऐसे वाले क्वेश्चंस को पक्के से कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको पैरा जंबल्स एंड ऑल में एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 4 क्वेश्चंस एक साथ आ गए या 5 क्वेश्चंस एक साथ आ गए, तो वो एक साथ आपके 5 क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं। अगर
पैराजंबल्स को एक बार चाहते हो कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बेसिक की, जिसके बेसिस पे जो ट्रिक्स लगा के हम एक्चुअली पैराजंबल्स को अच्छे से कर सकते हैं, तो जाके इस आई बटन से ये वीडियो देख लो। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टॉपिक जिस चीज पे फोकस करना है तुम्हें फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मोस्टली नॉन फिक्शनल टॉपिक से आता है, तो एडिटोरियल्स करना है अपन को। आप इवन एग्जाम जाते समय, एग्जाम सेंटर पे जाते समय एडिटोरियल्स पढ़ते हुए जाओगे तो आपकी एक रीडिंग की हैबिट बन जाएगी, एक रीडिंग का फ्लो बन जाएगा। आई गेस आई टेल एवरीवन टू कीप रीडिंग, ताकि वो एक बेसिक दिमाग भी थोड़ा सा उस मोड पे चला जाए, एक सीरियस मोड पे। तो आप एडिटोरियल्स पढ़ो, है ना। फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के बेसिस पे मोस्टली रीडिंग पैराग्राफ्स आते हैं, तो उनको भी ध्यान रखो। इन्फ्रेंस स्किल्स के ऊपर अपनी ध्यान दो। क्या तुम्हें टोन निकालते आती है? क्या तुम्हें किसी चीज का मीनिंग निकाल के आता है? क्या तुम्हें ऑथर का इंटेंट समझ में आता है जब तुम किसी चीज को रीड करते हो? VARC को अगर तुम क्वांटिटेटिव एबिलिटी से कम मानते हो, तुम ये सोचते हो कि नहीं यार ठीक है, क्वांट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, VARC का क्या है वो तो हो ही जाएगा, तो बिलीव मी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु फेल एट दिस लेवल। VARC का कट ऑफ ही क्रैक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये गलती मत करो, इस पे भी उतना ही ध्यान दो जितना तुम उस पे दे रहे हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं इस चीज को। लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। कंटेक्चुअल मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट वर्ड्स, कॉमन इडियम्स, ये बेसिक है। जो बेसिक कुछ थोड़े बहुत हैं उनको फ्लिप करके एक बार चेक कर लो, ठीक है। सेकंड, ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, एक बार चेक कर लो। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, SA, तो वो वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पक्के से कर लो। टेंसेस में बहुत कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को टोटली दूर कर लो। थर्ड इज मॉडिफायर प्लेसमेंट, अगेन कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। आर्टिकल यूजेज ऑल्दो कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है, तो आप इसको सिर्फ एक बार देख सकते हो एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट, ठीक है। करेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन काफी इरिटेटिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है कभी कभी, तो वो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको आपके टीचर्स ने बताई होगी, उसको याद रखो। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, प्रिसाइज वर्डिंग, ये सबको तुम ऑब्वियसली रिवाइज नहीं कर पाओगे लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन से #IPMAT मॉक्स देख लो और वहां पे जाके बढ़िया से एक मॉक दे दो और उसके बेसिस पे समझ लो कि तुम कैसा कर पा रहे हो, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्यूरेसी पे जाना है। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी जितनी होगी उतना बढ़िया होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट लेने हैं? 15+ मॉक टेस्ट तो आपको लेने ही होने चाहिए, फुल मॉक टेस्ट, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब देखो, अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ 15+ मॉक टेस्ट लेने चाहिए और तुमने आज तक एक भी नहीं लिया है, तो बिलीव मी ये आज तुम एक ले लो, कम से कम एक ले लो। तुम कितना भी डर रहे हो फिर भी एक मॉक टेस्ट कर लो, नहीं तो कल तुम्हारे लिए फेस करना नहीं तो पेपर फेस करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो देयरफॉर 15+ मॉक टेस्ट तो आपको लेने ही चाहिए, लेकिन आज तक अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो अभी भी #IPMAT मॉक से जाके एक मॉक को पक्के से कर लो, ठीक है। इस 15 में से कम 8 ऐसे मॉक्स होने चाहिए जिनको आपने बहुत डेप्थ में एनालाइज किया हो, क्योंकि इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति कर नहीं पाता, ये मैंने देख लिया है। मैं बहुत बोल चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा मानता नहीं है मेरी बात। लेकिन 8 मॉक्स को आपको डीप एनालिसिस करना है। अगर 8 से कम है और आपके पास अपने पुराने मॉक्स पड़े हुए हैं तो उनको उठाओ, उनको जल्दी से जाके डीप एनालिसिस करो। एंड #IPMAT मॉक्स वाले हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे को एनालिसिस मालूम ही होगा काफी अच्छे से। एंड द लास्ट इज सेक्शन मास्टरी, सेक्शनल टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। तो अगर तुम अभी भी फ्री हो, अभी भी तुमको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा और कर लेता हूं, तो हाँ कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट दो, थोड़ा सा आराम से। टीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप इन द आंसर्स वाला जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करो, उसको भी कोशिश करो कि हमारी वहां गलती ना हो जाए बाय मिस्टेक, ठीक है। अब देखो, हमारा इतना समय का रिश्ता रहा है और आप अगर बार बार मेरे वीडियोस देखते हैं और आप मुझे पसंद करते हैं, तो प्रॉमिस मी कि आप एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस और अपना लॉजिक
सिर्फ ये 2 चीजें मैं आपसे मांग रही हूँ, अपना कॉन्फिडेंस और अपना लॉजिक। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप लॉजिकल हो तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। देयरफॉर आई नो यू विल क्रैक आईपी मैट, एंड उसके बाद हम मिलेंगे फॉर द पीआई राउंड, क्योंकि वहां पे भी मैं आपको बहुत हेल्प करने वाली हूँ। अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी चिया दीदी के कहने पे जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू विथ एवरीथिंग। सी यू maybe next time. Until then, bye.